नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। 2 साल पहले प्रदेश में चुनाव का जो ताजा सिलसिला है यह शुरू हुआ। सबसे पहले विधानसभा के चुनाव हुए, फिर लोकसभा के चुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए और इन तमाम चुनावों में हार दर हार का सिलसिला कांग्रेस को देखना पड़ा और यह जो हार दर हार हुई इसने कहीं ना कहीं रार पैदा की। पार्टी आज ये देखने के लिए जुटी, पार्टी के आला नेता आज ये देखने के लिए जुटे कि आखिर पार्टी में कहां वो फूट है जो इन चुनावों में हमारी हार का कारण बन रही है। और पार्टी के नेताओं को बहुत दूर नहीं जाना पड़ा, बहुत पसीना नहीं बहाना पड़ा। जो चीज वो ढूंढ रहे थे वो अपनी नाक के नीचे उन्होंने प्रदेश कार्यालय में ही बहुत साफ साफ तरीके से देख ली। क्या कुछ हुआ ये आपको बताएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। जरा रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश कांग्रेस आखिर निकाय चुनावों में क्यों हारी? पार्टी में किस स्तर पर गुटबाजी और फूट है? कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है? कैसा संगठन और नीतियां कांग्रेस को फिर से सत्ता में ला सकती है? ऐसे ही तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जिलेवार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 3 दिनों तक चलने वाली बैठकों में पहले दिन टोंक, बूंदी, झालावाड़, बारा, कोटा, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर और सीकर जिले से जुड़ी कांग्रेस कमेटियों की बैठक हुई। बैठक में नेताओं ने जहां जरूरी फीडबैक दिया, वहीं पार्टी को मजबूत करने के सुझाव भी दिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस इस तरीके की बैठकों से मजबूत होगी। बहुत अच्छे सुझाव लोगों ने दिए हैं, पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और लीडरशिप ने भी जो है उन सुझावों पर काम करने के लिए जो है अपनी मंशा दिखाई है। जिन लोगों ने गद्दारी की है और उनके खिलाफ अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई तो मैं सोचती हूँ कि ज़रूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो गलती करे उसको उसकी गलती का एहसास कराना भी जरूरी है। टोंक जिले की बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं में आपसी फूट नजर आई। स्थानीय नेता की फूट पीसीसी चीफ सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के सामने ही नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। विवाद निकाय चुनावों में मनमर्जी और पैसे लेकर टिकट बांटने से शुरू हुआ। कांग्रेस नेता राम नारायण मीणा, प्रशांत बैरवा, टोंक के कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामविलास चौधरी आपस में उलझ गए। विवाद इतना बढ़ा कि मामला गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। बाद में वरिष्ठ नेताओं ने टोंक जिला अध्यक्ष रामविलास चौधरी को पीसीसी से बाहर भेजकर विवाद को शांत कराया। दोनों गुटों में पीसीसी के बाहर जमकर गाली गलौज हुई। जब कहीं कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं हो पाती तो कांग्रेस के हर वर्कर को दुख होता है, आहत होता है और कहीं ना कहीं वो जज्बाती हो जाता है। लेकिन सबकी सामूहिक कोशिश ये है कि कांग्रेस पार्टी कैसे जीते और मजबूत हो। जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। जो वोट का अंतर 26% था लोकसभा चुनाव में, आज वो 2 या 3% हो गया है। अब गुरुवार और शुक्रवार को बचे हुए जिलों की बैठकें आयोजित होंगी, पर बैठक में जिस तरह कांग्रेसियों में नाराजगी और फूट देखने को मिल रही है, उस पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी गुरुदास कामत कैसे लगाम लगा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आलोक शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। और चलिए, जो मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। आप श्याम सुंदर शर्मा जी को देख रहे हैं। इस बहस में हमारे साथ आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीपी जोशी साहब हैं, आप सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और राम नारायण मीणा जी हैं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आज जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके एक महत्वपूर्ण किरदार भी आप रहे हैं। सबसे पहले राम नारायण मीणा जी, आप ही के पास आ रहा हूं। जो कुछ हुआ वो हमने देखा भी, सुना भी और लोगों को दिखाया भी, बताया भी। आपकी जबानी सुनने में थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगी बात। जरा आप बताइए क्या कुछ हुआ आज। देखिए, ये कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी बैठक बुलाई गई थी जी। उसमें सभी तरह की चर्चाएं होती है, लेकिन हाथापाई वाली जो बात है, हाथापाई वाली बात तो नहीं है। ये जरूर है कि जो हमारे पार्टी के विधानसभा चुनाव में जो कैंडिडेट थे प्रशांत जी बैरवा जी, वो नीचे आए जी। तो मेरी भी जानकारी में आया कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर किसी तरह से वो बात करने की कोशिश की गई और वो कुछ लोग कांग्रेस जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे जी। तो ऐसी हाथापाई वाली बात कोई न तो हुई न कुछ भी नहीं है। तो बैठकर मेरे की मीटिंग थी, मेरा जहाँ तक ख्याल है वहाँ तो कोई बात भी नहीं है और न इसके बारे में कोई प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कोई प्रवक्ता ने कोई वो दिए है, बयानबाजी दी है।
ऐसा कोई बात नहीं था। कांग्रेस के भीतर, परिवार के भीतर यदि कोई बात आती है तो ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को काम मजबूती से करना पड़ेगा और भाजपा के फेल्योर के आधार पर नहीं चलना पड़ेगा। मजबूती से काम करेंगे तो पार्टी आगे बढ़ पाएगी। जी, दो बातें हैं रामनारायण जी। पहली बात तो यह है कि सुबह जब यह सब कुछ हो गया तो पार्टी की फजीहत ना हो, इसके लिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की गई होगी और रामनारायण मीणा को यह कहा भी गया होगा कि ये घर की बात घर में ही रहे, बाहर नहीं जाए। तो अब रामनारायण मीणा कैसे बोलें इस डिबेट में कि हाँ ऐसा हुआ। दूसरी बात ये कि रामनारायण मीणा जी बुजुर्ग आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, दुनियादारी का तजुर्बा है। घर के बुजुर्गों का यह दायित्व बनता है कि घर की बात घर में ही रहे, बाहर नहीं जाए, अंदर ही ढांप ली जाए। तो आपने ये जो कुछ कहा, ये मैं इन दोनों नजरिए से एकदम ये तय मानकर चलता हूं कि आपको ऐसा ही कहना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि पारिवारिक अगर कोई बात थी तो उसको परिवार में ही उसके बारे में बात की जाएगी। अब कांग्रेस चूंकि कोई घर तो है नहीं, गृहस्थ तो है नहीं, संगठन है, परिवार है और आम जनता से जुड़ा हुआ परिवार है, तो इस परिवार के अंदर ताक झांक करने की कहीं ना कहीं हमारी भी लिबर्टी है। इस नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर हुआ क्या। जी देखिए, ये बात तो सही है कि पर्यवेक्षक जो हैं वो अप टू डेट नहीं थे। ये बात साफ आई है, कहीं के जिलाध्यक्ष अप टू डेट नहीं थे। जहां ब्लॉक अध्यक्ष है जिन्होंने पिछले चुनाव में, ओपन चीज है, खुली बात है, पिछले चुनाव में कांग्रेस को हराने का काम किया और वही ब्लॉक अध्यक्ष थे, तो उनके ऊपर आरोप तो लगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रामगंज मंडी का भी मामला आया है जी। देवली में भी खाली फॉर्म जो दिए थे विश्वास के साथ, उनमें नाम भरने में ये चर्चा भी हुई है। लोगों ने आरोप भी लगाए कि अध्यक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के करना चाहिए था, जिला अध्यक्ष को। उनियारा में ऐसे व्यक्तियों को भी टिकट मिल गया जो कांग्रेस के साथी नहीं थे, उनके परिवार वालों को टिकट मिल गया, इसलिए कमजोरी रही है। कांग्रेस मजबूत होते हुए भी इतने नगर पालिकाएं नहीं बना पाए जितनी बनाई जानी चाहिए थी, इसलिए इसके बारे में जरूर मंथन था। लेकिन लबोलबाब जो आज की मीटिंग का सवाल है वो यही था कि कांग्रेस संगठन को मजबूती से कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का 1 साल का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है, तो संगठन को मजबूत करना है। यही कारण रहा कि हाईकमान से भी राष्ट्रीय महासचिव कामत साहब आए थे और सचिव मोदी भी आए थे, और यहाँ जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं वो भी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन ढूंढी साहब भी थे, माननीय सचिन पायलट भी थे। तो वस्तु स्थिति यही है कि आज की मीटिंग कांग्रेस संगठन कैसे मजबूत बने और मजबूती के साथ सरकार की जन विरोधी कोई नीति है तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाए, आवाज उठाई जाए, ये सारी बातें देख करके आज की मीटिंग बुलाई गई थी। चलिए, अच्छा आपने तैयारी शुरू की। सीपी जोशी साहब, 2 साल तो कांग्रेस ने आपको फ्री हिट के तहत दे दिए। आपने जो किया, ठीक किया, अच्छा किया, बुरा किया, कोई आवाज जोरदार तरीके से अभी तक उठाई नहीं गई। और आज जो कुछ हुआ उससे लगता है कि आगे भी अभी हाल फिलहाल आपको चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं है। खुश तो बहुत होंगे आज आप। नहीं, इसमें खुशी वाली कोई बात नहीं है। एक वरिष्ठ आदमी के साथ इस प्रकार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि इसमें खुशी वाली बात नहीं है, 2 वर्ष हो गए, आप और हम सब जानते हैं, देश और प्रदेश की जनता भी जानती है कि जो मैंडेट जनता ने दिया, जो जनमत जनता ने दिया, उस पर खरा उतरने हुए हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। और इसी का नतीजा है कि चाहे हमारा पंचायत राज का चुनाव हो चाहे स्थानीय नगर निकाय चुनाव हो, प्रदेश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है हमारी सरकार के ऊपर, हमारी विचारधारा के ऊपर। और हमारी सरकारें लगातार प्रयास कर रही है कि जो प्रदेश को बीमारू छोड़कर पिछली सरकार गई है उसको फिर से पटरी पर लाने का काम, उसको फिर से विकास की गति बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपकी सरकार कर रही है। श्याम सुंदर जी, रामनारायण जी मीणा जी ने अभी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। इससे मेरे को कहीं ये बात मेरे जहन में आती है कि ये जो केंद्रीय स्तर पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में को लेकर जो असमंजस है, उसका भी कहीं ना कहीं सीधा संबंध आम कार्यकर्ता की मनस्थिति से है। और ये जो निर्णय हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पार्टी के जो पुराने ऐसे स्वर थे जो कहीं अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे, उनमें वापस एक बार मुखर होने का साहस
जागा है, क्या मेरा आकलन सही है? जेपी शर्मा जी, ये तो निश्चित है कि कांग्रेस अभी तक राहुल गांधी को नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए 1 साल बढ़ा दिया गया है। बुजुर्गों को जिस प्रकार से राजस्थान में इग्नोर किया गया, उसका परिणाम तो आपने चुनाव में देखने को मिला। आज 13 जिलों की करीब इन्होंने समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में करीब 4 जिले ऐसे थे जहां पर कि पैसे खाने का आरोप सीधा सीधे तौर पर लगा। टॉक में सबसे पहले आरोप लगा, जकिया जी ने ये बात शुरू की थी, ये नहीं कह पाए रामनारायण जी, क्योंकि रामनारायण जी सीधे जुड़े हुए हैं टॉक से, और वहाँ पर नमो नारायण जी, मीणा और इनके बीच में आपसी विवाद चलता रहता है, आज नहीं पुराना ही है। और क्योंकि जो रामविलास हैं जिलाध्यक्ष हैं वहाँ के, वो नमो नारायण जी ने उनको बनाया है, तो नमो नारायण जी की बात वो सुनते हैं। वहाँ आप देखिएगा कि जो द्वारका बेरवा के लड़के हैं प्रशांत, निवाई के अंदर जो कमल बेरवा, उस दोनों के बीच में विवाद हुआ और इनका आधिपत्य होने के पास भी वहाँ पर पूरा बहुमत था निवाई में, उसके बाद भी बीजेपी के वहाँ पर अध्यक्ष बन गई। आप देख लीजिए कैसे बनी, ये तो आप अंदर में कुछ तो हुआ ही होगा, क्योंकि वहाँ पर बनने के लिए तो ईना ईरानी थी, वो बनने वाली थी, लेकिन कमल बेरवा उसको नहीं चाहते थे, इसलिए वो सब कुछ हुआ और उसके बाद बीजेपी का वहाँ कब्जा हो गया। अब अजमेर में महेंद्र सिंह रावता पर भी कुछ ऐसे आरोप लगे कि उन्होंने सही तरीके से टिकट नहीं बंटने दिए, उसका परिणाम देखने को मिला कि वहाँ पर बीजेपी के उनको समर्थन दिया और आपस में बराबर के वोट हुए और फिर धर्मेंद्र गहलोत पर्ची से जीत गए, वो बात अलग हुई। नागौर में भूप सिंह जो उस पर भी लगा, और आप देखिए ममता शर्मा जी पे बूंदी में लगा कि बराबर की टक्कर रहने के बाद वहाँ नहीं जीत पाए। अब रमा बजाज का कोटा में रामगंज मंडी के ऊपर वहाँ लगा। तो ये सब चीज़ें आज जिस प्रकार से कांग्रेस में खुलकर के बातें सामने आई कि पैसे लेकर के टिकट दिए गए और जानबूझ करके पार्टी जीतने वाली थी वहाँ पे हरा दिया गया, ये सारी बातें खुलकर के सामने आई। तो कांग्रेस को जो चिंता इस बात की थी कि हम पुनर्जीवित करेंगे कांग्रेस को, तो जख्म दे गई आज की मीटिंग कई जगह, और जख्म कैसे सही होंगे ये तो पायलट साहब और कामत साहब ही बता पाएंगे, जो कि आज समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा बैठकों में इस तरह से अगर हुआ तो फिर आगे क्या होगा आप देख लीजिएगा, अभी 2 दिन बाकी हैं। श्याम जी, आपने जिलेवार ये बताया कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है पार्टी में, कहाँ कहाँ किस तरह की खींचतान है, जिसके नतीजे हमारे सामने हैं। पर रामनारायण जी, थोड़े दिन पहले जब ये निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए थे, तब तो आप लोग हमारी बात मान नहीं रहे थे। लोग कह रहे थे आपसे कि ये फूट की वजह से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, और आप लोग बोल रहे थे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, इस वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। तो अब क्या माने आज के घटनाक्रम के बाद? देखिए, स्थितियां बदलती रहती है जी। ये सही है कि जकिया जी ने, प्रशांत जी ने जिलाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए। जिस तरह से नगर परिषद टोंक में जो खेल हुआ, वो अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे कि वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आपने उन लोगों से करवा दिया जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े थे। ये स्थिति देवड़ी हुंडेरा की बात आई, और आखिरी में जो टिकट खाली फॉर्मों पे जिस प्रकार से अध्यक्ष ने भर के वहाँ के एमएलए के उम्मीदवार को भी कॉन्फिडेंस में नहीं रखा, उससे दूसरे लोगों को जीतने का मौका मिला, तो उसमें कहीं दाल में काला नजर आया। चाय पानी पीने की बातें हुई है, ये टोंक में भी हुई है, देवली में भी हुई है और निवाई में भी हुई है। इस तरह की बातें कुछ जगह पे आई है, और उनकी वास्तविकता के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन बातों के लिए मीटिंग नहीं थी, ये बातें तो मीटिंग के दौरान आई है। केवल कांग्रेस को मजबूती कैसे मिले, किस तरह से संगठन को मजबूती मिले, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में आई है, जयपुर में आई है, तब तक इन्होंने घोषणाएं बहुत की है। जो कार्य योजनाएं थी, मैं आपको उदाहरण बता दूं, पेयजल की योजनाएं जितनी सैंक्शन हुई थी, आज में बीसलपुर, देवली, टोंक, उनियारा की योजना थी जो 551 करोड़ की मंजूर हुई थी, वो जब से सरकार गई है कांग्रेस की तब से बंद पड़ी है। ऐसी योजनाओं को बंद करने के बाद भी चूंकि बीजेपी कोई काम नहीं कर पा रही है, तो बीजेपी के खिलाफ किस तरह से हमें आम जनता को साथ लेकर के सहयोग की बात करना चाहिए, आंदोलन की बात करना चाहिए, काम कराने की बात करना चाहिए। गरीबों की योजनाएं बंद कर दी गई, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, उन पेंशन्स के बारे में है, दवाइयों के पूरी नहीं मिल रही इनके बारे में है। तो इनका किस तरह से विचार किया जाए, तो कांग्रेस की मीटिंग इस बारे में थी, लेकिन चूंकि हाल ही में चुनाव हुए हैं इसलिए चर्चाएं आनी थी जो आई है। अब इनके बारे में
प्रदेश कांग्रेस और दिल्ली के जो नेता आए हुए हैं वो हाईकमान के मेंबर है, वो बैठ के बात करेंगे। बाकी इतनी खास नहीं हुई जितनी इसको बड़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। चलिए वापस सही आऊंगा है। आपके पास इस सवाल व्यवहार पर। जी टोंक जिले के जिला अध्यक्ष का व्यवहार न जकिया जी के साथ सही था, न प्रसाद मेहरवा के साथ सही था। इस बारे को मैंने टोका था कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हाईकमान मेरा क्या कर लेगा, मैंने इस्तीफा दिया और उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, वो स्वीकार नहीं किया, शायद उनको इस बात का अहम हो गया होगा। रामराय जी, कारण क्या है कि उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया? अब ये बात आप तो जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद भी अगर स्वीकार नहीं किया गया तो आखिर कारण क्या रहे? ये बात तो प्रदेश अध्यक्ष बता सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को क्यों मौका मिला। आपके जिले का मामला है, वहाँ सारी मेरा जिला, मैं बूंदी का हूँ, परिस्थिति उसमें टोंक आया, ये तो अजमेर डिवीजन है, मैं पार्लियामेंट मेंबर भी कोटा संभाग से रहा हूँ। नहीं, टोंक के अलग है कि टोंक की रामनारायण जी नियति है, टोंक पे लोग इत्तेफाक से ही टोंक पे आ जाते हैं। रणवीर पहलवान आ जाते हैं, चंद्रभान सिंह आ जाते हैं, रामनारायण मीणा आ जाते हैं, सुखबीर सिंह जोनापुरी आ जाते हैं। ये टोंक की नियति लगती है कहीं ना कहीं। और आपसे मैं बात करूंगा, आगे सवाल करूंगा। हाँ, नमूना हरिमोहन शर्मा को और ममता शर्मा को एडजस्ट करना था, मुझे अच्छे कार्य करता है इसलिए मुझे टोंक आना पड़ा। चलिए ठीक है आपसे, लेकिन मैं सिर्फ तो आप टोंक स्तर के आदमी नहीं है, आपने विधानसभा से लोकसभा तक का सफर देखा है। मैं आपसे व्यापक पैमाने पर इस सवाल पर फिर लौटूंगा आपके पास, लेकिन आपने बीच में बात छेड़ी सीपी जोशी जी की पार्टी और सरकार को लेकर के, और आपने कहा कि जो सरकार कामकाज नहीं कर पा रही है, जो सरकार पूरी तरह से यूं समझ लीजिए कि फेल्योर के कगार पर जाकर खड़ी हो गई है, उस पर आपने सवाल किया। तो सीपी जोशी साहब, अगर ये आरोप सही हैं तो किसी कांग्रेस की जरूरत नहीं है, चाहे फूट हो चाहे नहीं हो, आपको तो वैसे भी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा अगर ये आरोप सही हैं तो। या आप इन आरोपों को खारिज करते हैं? सीपी जोशी, देखिए, इनके आरोपों का जवाब तो प्रदेश की जनता ने दे दिया जी। इनके आरोपों का जवाब तो प्रदेश की जनता ने दे दिया। स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव में पहले कहते रहे शहरों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व है, लेकिन अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी सरपंच से लेकर प्रधान और जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। और जहां तक ये योजनाओं की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, तो देश के आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, आज भी गाँव में पेयजल योजना नहीं पहुंची, आज भी बिजली का संकट है, आज भी कोई समस्या है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज चाहे प्रदेश में रहा हो चाहे केंद्र में रहा हो, आज गरीबों के लिए, गाँव के लिए और पिछड़ों के लिए जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के राज में आई और नीचे तक पहुंची, उतना पहले कभी नहीं पहुंची। चाहे काम के बदले अनाज योजना हो, चाहे अंत्योदय योजना हो, चाहे गरीबों के लिए पेंशन की योजना हो, आज इतनी योजनाएं, चाहे पेयजल की पीएनटी योजना हो, जनता जल योजना हो, स्वजल धारा योजना हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से आज आम आदमी का बैंक में खाता खुलना चाहिए, कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। आम आदमी का इंश्योरेंस होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी से वो जुड़ना चाहिए, पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा। आम आदमी को डेवलपमेंट की सारी योजनाएं नीचे तक पहुंचनी चाहिए, वो किसी सरकार ने नहीं पहुंचा। सुकन्या समृद्धि योजना, हर परिवार से जुड़ना चाहिए, हर घर में शौचालय बनना चाहिए, हर गांव में बिजली और पानी और सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। ये चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का राज हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की शासन हो, चाहे माननीय भैरव सिंह जी का, शेखावत साहब का राज हो, चाहे आदरणीय वसुंधरा जी का शासन हो। आज हम लोग पहली बार कोई सरकार आज़ादी के बाद हर संभाग और जिला स्तर पर मुख्यमंत्री जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ गई और पूरी समस्याओं का एक खाका तैयार करके अपने बजट में उन सारी समस्याओं का समाधान करने का काम किया। पहली बार लोक अदालतें, जो बरसों से अभी तक जो भाई झगड़ रहे थे जमीन के लिए, हर गांव में, हर क्षेत्र में लोक अदालत लगाकर वहां मौके पर ही उस समस्या का समाधान किया जा रहा है। पहली बार गांव में आज ये दवाइयों की बात कर रहे हैं। अब तो सरकार सिर्फ मुफ्त में दवाइयां ही नहीं, 15 दिन अगर हॉस्पिटल रहना पड़ेगा तो उसका भी एक कार्ड तैयार कर दिया, ताकि मरीज को न सिर्फ दवाइयां बल्कि 15 दिन रह के हॉस्पिटल में वो इलाज करवाएगा, तो उसकी भी सरकार व्यवस्था करा रही है। तो इनको पहले अपने परिवार में सोचना चाहिए। एक नहीं, अनेक जगह झगड़े होते हैं, चाहे सिरोही में हो, चाहे भरतपुर में हो, चाहे कई जगह पर खुलेआम लाते घुसे, ये एक राजनीति के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है सीपी जोशी साहब, आपने जो कुछ किया आपने अच्छा किया, आप अच्छा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश को गर्त में ले जाने के लिए जिम्मेदार है। पिछले 60 साल में, 67 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। इन बातों को 3 साल तक हर कोई मानने के लिए बाध्य है। 3 साल बाद चुनाव होंगे, तब तक कोई चुनाव नहीं है, तब तक आपको आपकी जो बात है उसका कोई तर्क से काट कर उसको नहीं रखा जा सकता। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि इनके यहाँ टोंक, बूंदी
और भरतपुर और सब जगह जूतम पैजार हुई, तो बहुत अच्छे हालात भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उस शीर्ष नेतृत्व ने जो मार्गदर्शक मंडल गढ़ा है, वो मार्गदर्शक मंडल ही आपकी सरकार के कामकाज पर, आपके संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाता रहा है। चाहे वो इमरजेंसी जैसे हालात की बात हो, चाहे 50 साल में भी गंगा साफ नहीं होगी, ये मुरली मनोहर जोशी कहें, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह एका आपकी पार्टी में है। रामनारायण मीणा, वापस आपके पास आ रहा हूं, और टोंक को छोड़ दीजिए, मैं आपसे व्यापक पैमाने पर बात कर रहा हूं। जब 8 साल आप लोग सत्ता से बाहर रहे, 1991 से 98, अभी जिक्र किया सीपी जोशी ने भैरव सिंह शेखावत की सरकार का, 98 में जब आपको 156 सीटें 153 सीटें मिली, तो क्या पार्टी में 3 ध्रुव नहीं बन गए थे? अशोक गहलोत, नवल किशोर शर्मा और परशुराम मदेरणा। वहां से ये जो, मैं जितना मुझे याद है, जब से मेरा पत्रकारिता का करियर शुरू हुआ है पिछले 2 दशक करीब, उसके बाद 2003 में उस फूट का नतीजा था कि आप सीधे 56 पर आ गए। 2008 में आप संभले तो स्थिति ये होगी कि टिकट बंटने से पहले, मुझे अच्छी तरह याद है कि पीसीसी में जूतम पैजार हुई, कुर्सियां फेंकी गई, शीशे तोड़े गए और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी पड़ी। फिर 2013 आ गया। उससे पहले जब अशोक गहलोत 5 साल तक सरकार के मुखिया रहे, तो 3 साल तो उन्होंने इस चिंता में निकाल दिए कि आगे मैं मुख्यमंत्री रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने आपके सामने कही, या तो आप इसको खारिज कर दीजिए, या फिर मुझे ये बताइए कि पार्टी में इतने व्यापक पैमाने पर फूट का कारण क्या है, और आपकी पार्टी क्या इसको गंभीरता से लेती है, किस तरह से इसको खत्म करने की कोशिश करेगी? देखिए जेपी साहब जी, ये तो साफ है, हिंदुस्तान में आज पार्टी स्तर पे कम ध्यान दिया जा रहा है, व्यक्तिगत स्तर पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं इसको स्पष्ट मानता हूँ। हर पार्टी के, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो एक बात की बात मुझे करना भी नहीं चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी में भी व्यक्तिवाद का जमाना है। हम संस्कारित लोग ये कहते हैं, संस्कारित भावना के बाद ये कहते हैं कि साहब बुजुर्गों को ध्यान देना चाहिए। आज गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में माने लाल कृष्ण आडवाणी जी को एक छोटी सी संगठन का इसका बनाया जा रहा था, वहां भी विदेश मंत्री नहीं बना पाए, दरकिनार कर दिया गया। राजस्थान में भी ऐसे व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया जो व्यक्तिवाद के अहम की तुष्टि नहीं कर सकते थे। हो संभव है ये कांग्रेस में होगा। कांग्रेस को मजबूती तो ये बात सही है तभी मिलेगी जब छोटी मोटी जो गुटबाजी है उसको दूर किया जाएगा, और व्यक्तिवाद की छवि, जातवाद की छवि, की कांग्रेस जातवाद के खिलाफ रही है। हम आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातवाद में, धर्मवाद में विश्वास करती है, लेकिन आप देख लीजिएगा जयपुर में जहां दर्जनों मंदिर तोड़े गए, किसी भी राज्य में से मंदिर तोड़ता तो जनता उठ खड़ी होती, और वो जनता क्या सोच रही है। और उसमें भी फिर इन्होंने अपने संगठन के माध्यम से, या यूं कह लीजिए कि आरएसएस के जो भी सरकारी कर्मचारी उनके माध्यम से एक आंदोलन चलाया, मंदिर बनवाएंगे। अब मंदिर बनाना छोड़ करके रोजगार स्वरूप आ गए, सारे मंदिर तोड़ दिए गए। इस तरह आप से भारतीय जनता पार्टी की समस्या का समाधान बता रहे हैं, आपकी अपनी समस्या से आप भटक गए। दिल्ली में फाइलें नहीं निकल रही है, राजस्थान के अच्छे काम भी नहीं हो रहे हैं, मंजूरियां नहीं आ रही है। खुद प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राजस्थान सरकार फेल हो। इनका पॉलिटिकली क्या कारण हो सकता है, ये समय पे सारी बातें सामने आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है श्याम जी, ये आखिरी सवाल है इस बहस का, और आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, 2-3 दिन से मैं बाहर हूँ जयपुर से, अभी हैदराबाद में हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ हैदराबाद से। ये जो दिल्ली के चक्कर लग रहे हैं प्रदेश के आला कांग्रेस नेताओं के, और दिल्ली में मीटिंगें हो रही हैं, और 2 विपरीत ध्रुव एक साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं बंद कोनों में, हम नुकसान में हैं। ये इसका क्या, इस मंथन का क्या निकलने वाला है नतीजा श्याम जी? जेपी शर्मा जी, ये तो पिछले दिनों आपने देखा कि अशोक गहलोत दिल्ली गए और उनसे विचार विमर्श हुआ, कहते हैं अलग बैठ करके बातचीत हुई। तो निश्चित रूप से दिल्ली भी इसके लिए चिंतित तो है कि राजस्थान में जिस प्रकार की गुटबाजी पनपी हुई है। आप देखिए कि राजस्थान में अशोक गहलोत गुट अलग है, भंवर जितेंद्र गुट अलग है, सीपी जोशी गुट अलग है, और सचिन पायलट गुट अलग है। तो ये गुटबाजी तो सब अलग अलग उसमें, और गिरजा व्यास अलग है। तो अब इतने गुटों के अंदर कांग्रेस बटी हुई है, और जो चुनाव के अंदर जिस प्रकार से टिकट को लेकर, टिकट के बंटवारे, जो टिकट दिए गए उसमें पैसों का लेन देन की बात के आरोप लग जाएं, तो आप ये देखिएगा कि विपक्ष में रह करके भी यदि ये हालात हैं तो आने वाले टाइम में क्या होगा, ये तो सचिन पायलट खुद ही बता सकते हैं कि उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी पदाधिकारी की पूरी लंबी चौड़ी फौज बना डाली, 56 जिसके मंत्री हो और महामंत्री कितने, उपाध्यक्ष कितने हो, तो एक समय से करीब इतने 150-200 अगर पदाधिकारी हो जिनका नाम भी रटा नहीं जा सकता हो, तो इस कांग्रेस को कहाँ ले जाना चाहते हैं? सबके बच्चों को बना दिया पदाधिकारी जिससे कि बुजुर्ग बोले नहीं। ठीक बात है। रामनारायण जी को तो कुछ मिला नहीं,
रामनारायण जी क्योंकि सच्चे व्यक्ति हैं, बोलते भी इसके थे योग्य नहीं होगा, विधानसभा में, इसलिए चिंता उनको क्यों उपाध्यक्ष करते हो? बना दिया गया था। चलिए, तो ठीक ये है, सब श्याम बातें रामनारायण जी के अंदर मन में बातें हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन बुजुर्गों को जब सम्मान नहीं मिलेगा तो ये सारी हालत बनेगा, क्योंकि केंद्र में सोनिया जी का 1 साल बढ़ा दिया तो ये तो तय हो गया है कि राजस्थान में भी अब बुजुर्गों को कुछ अहमियत मिलेगी। अशोक ठीक गहलोत बात कहीं ना कहीं ताजपोशी हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा पद मिल सकता है। ठीक बात है श्याम जी। और सचिन पायलट ने कम से कम एक बात आज बहुत अच्छे तरीके से कही। मैं इस बात के लिए उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने खुलकर इस बात को स्वीकार किया कि हार जो होती है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को व्याकुल कर देती है। और यह तय मानकर चलिए कि जब किसी पार्टी की सत्ता न प्रदेश में होती है और न केंद्र में होती है, तो आप उस पार्टी और ना निकट भविष्य में होने की संभावना हो, तो आप उस पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहुत ज़्यादा अनुशासन की अपेक्षा नहीं रख सकते। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो रामनारायण जी कह रहे हैं, जो रामनारायण जी की पार्टी कह रही है कि पार्टी में किसी तरह की फूट नहीं है, पार्टी एकता के सूत्र में एकदम गुंथी हुई है, ये केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, ये आपके व्यवहार से भी कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, तभी इसका फायदा मिलेगा, नहीं तो नुकसान तय है। आप सभी मेहमानों का, श्याम जी आपका, सीपी जोशी साहब आज आप पहली बार मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रामनारायण मीणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में इतना ही।